तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों और पैनलिस्टों को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो सीधे अपने दर्शकों को उनके घरों से सबसे बड़ी, देश के सबसे बड़े मुद्दे पर हो रही बहस में जोड़ता हूं। आज हमारे साथ गोरखपुर, लखनऊ और गाजियाबाद से दर्शक जुड़ेंगे। उनके नाम भी हमने आपको बताए हैं। साथ ही साथ हमने आज आपसे 3 मुद्दों पर पूछा था कि आप किस मुद्दे को चुनना चाहेंगे, क्योंकि देश की बहस ही इकलौता बहस का शो है जो ये पूछता है अपने दर्शकों से कि किस पर आप बहस देखना चाहते हैं। देश की बहस में आपने बताया भगोड़ा चौकसी कब भारत लाया जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि आज उस पर सुनवाई थी। तो आज उस पर सुनवाई अभी तक की जो खबरें हैं उसके हिसाब से टल चुकी है। अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होने की संभावना है। इस बीच बड़ी खबरें आई है कि एंटीगुआ सरकार ने, कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दिया जाए। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दिया जाए। वो इस वक्त एंटीगुआ का नागरिक है। वहां पर पैसे लेकर नागरिकता खरीदी जाती है, और जब 14,000 करोड़ 14,500 करोड़ के बैंक घोटाले में वो फंसा, उसके बाद उसने एंटीगुआ की चुपचाप नागरिकता ले ली, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। तो ये बड़ी खबर है मेहुल चौकसी पर। उसके भारत आने की संभावनाएं बढ़ गई है। उसको जमानत अभी तक नहीं मिली है। अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। हमारे साथ उनके वकील भी जुड़ेंगे। हम आपको एंटीगुआ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे साथ एक ब्लॉगर जुड़ेंगे जिनका नाम दीपक रमेश लाल है। एंटीगुआ में रहते हैं। मेहुल चौकसी को जानते हैं, नहीं जानते हैं, कभी मिले हैं, नाम सुना है, क्योंकि हर भारतीय जो विदेश में रहता है भारत की खोज खबर जरूर लेता है। तो इस बीच 2 बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। एंटीगुआ सरकार की कैबिनेट ने कहा है, कैबिनेट में बाकायदा एक ऑफिशियल एजेंडा था। ऑफिशियल एजेंडे में कहा गया कि मेहुल चौकसी का क्या किया जाए। कैबिनेट ने फैसला किया जाए कि मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दिया जाए। कल डोमिनिका की हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि उसे भारत को वापस दे दिया जाए। क्या कुछ हुआ इन दिनों में, जहां पर एक प्लेन मेहुल चौकसी को वापस ले जाने के लिए खड़ा है, लेकिन क्या अब 1 जुलाई तक मेहुल को राहत मिल गई है? लेकिन राहत मिलना से बड़ी खबर यह है कि मेहुल चौकसी, भगोड़े मेहुल चौकसी के भारत वापस आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उसे हाईकोर्ट से आज राहत नहीं मिली। आखिरकार देश को लूटकर भागने वालों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, और इसी कड़ी में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भी दबोचने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जबकि चौकसी भारत की चौकस नजर से बचने के लिए छटपटा रहा है। हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था, तो इसलिए वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से, डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए इस मामले में सत्ता पक्ष को पूरा भरोसा है कि चौकसी और उस जैसे भारत की संपत्ति को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, क्योंकि ये वादा कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के मंचों से करते आए हैं। जनता का पैसे का पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी के घर भरने के लिए जनता का धन होता है क्या? लगातार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता तो सब वो कारण बता रहे कि मेहुल चौकसी वापस क्यों नहीं आएगा। तो असल में क्या है कि इनको डर लगा हुआ है कि मेहुल चौकसी वापस आएगा तो इनके कई सारे राज खुलेंगे। किस किस के फ़ोन पे कितना कितना पैसा कब कब मिला, वो जानकारियाँ आएंगी। विपक्ष आर्थिक अपराधियों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है। इस बार भी मोदी सरकार की रंग लाती कोशिशों पर उनकी टिप्पणी कुछ यूं है। जो आपने गैप छोड़ दिए उसका अब आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सफल हों, लेकिन जो पुरानी बातें उनको भुला या झुटला कैसे दिया जाए। देश की बहस में चर्चा है कि चौकसी जैसे लुटेरों को देश कतई माफ नहीं कर सकता। विपक्ष लगातार सरकार की कोशिशों पर हमलावर रहा है, तो क्या आप सरकार और तमाम एजेंसियों के प्रयासों को सराहेंगे? तो देश की बहस में आज मेहुल चौकसी पर बहस होगी, बड़ी बहस होगी। भगोड़ों का क्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मामा भांजा 14,500 करोड़ का गुनाह करके भागे हैं इस देश से। इसके अलावा विजय माल्या, कितने लोगों की तनख्वाह नहीं दी विजय माल्या ने। ये अपने आप में, और देश की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया वो अपने आप में एक बड़ा क्राइम है। क्या इन लोगों ने भारतीय बैंकों को चूना लगाया? सब जानते हैं, सवाल का जवाब हाँ है, ये खुद जानते हैं। इसीलिए हमने सवाल पूछा है, भगोड़ों को देश से वापस ले आना मोदी सरकार की क्या
राजनीतिक जीत होगी, हाँ या नहीं? 2 सवाल हमारे पास हैं और ये 2 विकल्प हमारे पास है, माफ कीजिएगा। इन 2 विकल्प में से आपको जवाब देना है। ऑप्शंस आपको पता है, वोट आप कैसे करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप ट्विटर पर जाकर भी हमें वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय, सुझाव या फिर आपका विचार है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ विजय अग्रवाल जुड़े हैं जो कि मेहुल चौकसी के वकील हैं, उनका पूरा लीगल जिम्मा देखते हैं। विजय अग्रवाल एक जाने माने वकील है देश के। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ इस वक्त अचल मल्होत्रा साहब जुड़ गए हैं जो कि एक वरिष्ठ राजनयिक है और एमईए की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एमईए ने कहा है कि हम हर भगोड़े को भारत लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सबसे पहले आशुतोष आपसे शुरुआत करूंगा, क्या इस माहौल के अंदर मेहुल चौकसी का अगर डिपोर्टेशन हो जाता है तो क्या मोदी सरकार की राजनीतिक जीत होगी? क्या इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा? जब आपको पता है पंजाब का चुनाव आने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और ऐसे समय जब कोरोना को लेकर कई सारे आरोप मोदी सरकार पर लगे हैं। दीपक, सबसे पहले तो ये कहना कि मेहुल चौकसी की भारत आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक जीत होगी, मुझे लगता है ये अपने आप में थोड़ा सही नहीं होगा। सही इसलिए नहीं होगा, अगर ये उनकी राजनीतिक जीत है तो फिर ये भी उनकी राजनीतिक हार है कि ये आदमी मेहुल चौकसी जिसने 13,000 करोड़ का चूना भारत के बैंकों को लगाया है, तो क्या 2018 में जब भागा तो वो राजनीतिक हार थी? मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला है राजनीतिक हार राजनीतिक जीत से ऊपर है। पहली बात यह है कि ये भगोड़ा है, देश का अपराधी है, लिहाजा अगर इसके भागने पर सरकार पर कड़े सवाल खड़े हुए थे तो उसके आने पर सरकार कम से कम अपनी जो गलती थी उसको एक तरीके से ठीक करेगी। दूसरा सवाल जो आपने ये किया कि क्या इसका कोई राजनीतिक असर होगा, मुझे नहीं लगता कि मेहुल चौकसी जैसे के आने से किसी तरीके की भारत की राजनीति में किसी तरीके कोई बदलाव आएगा। हाँ, सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जाएगा देखिए हमने जो कहा था हम वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहुल चौकसी दाऊद इब्राहिम नहीं है। हाँ, अगर भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को लाने में कामयाब हो जाए या 26/11 के आतंकवादियों को भारत लाने में कामयाब हो जाए तो जरूर इसका फायदा राजनीतिक तौर पर देश को होगा और साथ ही साथ मोदी सरकार को होगा। लेकिन मेहुल चौकसी इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही छोटा सा प्यादा है। मेहुल चौकसी वो शख्स है जिसकी नजदीकियां सरकार में और विपक्ष दोनों के लोगों के साथ थी, तो दोनों पर ये गंभीर आरोप लगेंगे। मुझे याद है वो तस्वीर जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहुल भाई करके मेहुल चौकसी का जिक्र किया था। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ इस आधार पे कह देना कि मेहुल चौकसी आ जाएगा इसलिए राजनीतिक नैरेटिव इस देश का बदल जाएगा, सरकार जरूर बदलने की कोशिश करेगी, सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा भी बहुत होगा, लेकिन ऐसे मुद्दों की वजह से देश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो चुनाव 1 हफ्ते बाद ही होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने। ठीक है, विजय अग्रवाल जी के पास सीधे चलते हैं। आप कोर्ट रूम से अभी वापस आ रहे हैं, आप भी मेरी जानकारी है कि आप भी वर्चुअली जो डोमिनिका का हाई कोर्ट है उससे जुड़े हुए थे। किस ग्राउंड पर यह कहा गया है कि 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी? विजय अग्रवाल जी, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो। जी देखिए, वैसे तो कोर्ट का गैग ऑर्डर है तो मैं उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में क्या हुआ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मगर जो पहले से चल रहा है उनको इंटरिम ऑर्डर है और अब ये 1 तारीख की तारीख लग गई है और इसकी सुनवाई 1 तारीख को होगी। और ये नॉर्मल केस मैनेजमेंट डेट होती है वकीलों के बीच में कि दोनों साइड्स अपनी प्लीडिंग्स वगैरह एक्सचेंज करेंगी, तो उसके लिए 1 तारीख की डेट लग गई है और 1 तारीख तक मेरे क्लाइंट को डोमिनिका में ही रहना होगा। ठीक है, डोमिनिका चाहता नहीं है कि डोमिनिका के लॉयर ने कल ये कहा, हमारी जो जानकारी है जो वहां से खबरें आई हैं उसके मुताबिक डोमिनिका ये कह रहा है कि हम मेहुल चौकसी को नहीं रखना चाहते हैं, हम उसे वापस भारत भेजना चाहते हैं। एंटीगुआ की कैबिनेट ने आज ये कह दिया है। क्या आपको नहीं लगता मेहुल चौकसी का ये नैतिक दायित्व है कि वो भारत आए और कानून का सामना करे अगर उसने गलती की है तो? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के और पॉलिटिशियन के कहने से कुछ नहीं होता। एंटीगुआ में हमारे पास 2 स्टे हैं जिनके हिसाब से एंटीगुआ की पूरी सरकार चाहे तो भी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ से नहीं भेज सकती। डोमिनिका में भी कोर्ट का स्टे है कि उसको टच नहीं किया जा सकता। तो सरकारें अपने कोई भी हवाई किले बनाती रहें, को हम तो वकील आदमी हैं, हम भगवान को और कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं। तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, कैबिनेट क्या कहती है, मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जब बड़े बड़े मंत्रियों पे मुकदमे बन जाते हैं तो हमारी रिसेप्शन पे इंतजार करते हैं।
तो ये हमें कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे कभी इंप्रेस नहीं करती हैं। तो हमें तो कोर्ट की बात है, कोर्ट का जो फैसला है वही सर्वोपरि होता है। तो कोई क्या कहता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, टीवी पे क्या कहता है और अखबार में क्या कहता है, मैं इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, आभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, आशुतोष मेरे साथ है, अचल जी मेरे साथ है। सबसे पहले आलोक शर्मा जी के पास चलूंगा। आलोक शर्मा जी, जिस तरीके से मेहुल चौकसी का केस सामने आया और जैसा लगता है कि शायद उसका प्रत्यर्पण हो जाए, आपको नहीं लगता मोदी जी ने जो वादा किया था कि भगोड़ों को वापस लाया जाएगा, उसको पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से भ्रामक चीजें फैलाई जा रही। अगर एंटीगुआ को करना होता तो 3 साल से एंटीगुआ में नहीं है। अगर मोदी जी को अपना वादा पूरा करना होता तो मेहुल भाई को वो 2018 में जब गया था तो उससे पहले क्यों नहीं रोक लिया उसको? जब उसने यहाँ की सिटीजनशिप को सरेंडर किया, अपना पासपोर्ट भी सरेंडर किया, उस समय पर क्यों नहीं रोक लिया मेहुल भाई को मोदी जी ने? मुझे लगता है कि जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं आएगा। और अभी चुनाव नहीं है कोई 4-6 महीने, तो अभी तो बिल्कुल कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप बार बार कह रहे हैं कि साहब डिपोर्टेशन का तो केस ही नहीं है वहां पर। वकील साहब बैठे हैं उनके, हमारी 47 देशों के साथ ट्रीटी है, 11 देशों के साथ उसका एक्सट्रेडिशन का एग्रीमेंट है। ये दोनों ही चीजें हैं, ना एंटीगुआ के साथ है ना डोमिनिका के साथ है। अगर मोदी जी को उसको लाना होता तो ये ट्रीटी की जाती, देश के साथ नहीं की गई। मुझे लगता है अभी भी जो वहां पर 8 अधिकारी गए हुए हैं एक हवाई जहाज लेकर, ऐसा तो नहीं कि वो 30 लाख रुपए पर डे टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं वहां पर बैठकर। वकील साहब बेहतर बता सकते हैं, उनके वकील हैं। मैं पॉलिटिकल एंगल से कह सकता हूं, अगर मोदी जी को वादा पूरा करना होता तो यही मेहुल भाई के खिलाफ 7 मई 2015 को पीएमओ में कंप्लेंट गई थी, क्यों नहीं एक्शन हुआ? 20/7/2016 को फिर गई कंप्लेंट, 29/7/2016 को एमईए में कंप्लेंट गई, और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है छोड़ के। वो जनवरी में गया है, फरवरी में केस रजिस्टर होता है। अगर 16 में ही 15 में अगर केस रजिस्टर होता तो क्या उसको नहीं रोका जा सकता था? मुझे लगता है पूरी तरह से मोदी सरकार उसके साथ मिली हुई है, मिली भगत के साथ। बड़े बड़े लोगों ने रास्ता बताया है कि वहां उस देश में जाओ और उसके बाद आप वहां पर रहो और ये कानूनी कार्रवाई करो। आप बताइए, वकील साहब उनके बैठे हुए हैं यहाँ पर, वहां पर जो केस है वो केस क्या है? आपने कहा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है साहब, डोमिनिका के सुप्रीम कोर्ट में है पहली चीज। और उसमें है केस के जो मुख्य बिंदु हैं कि क्या बिना कागजात आया है, क्या अवैध है, क्या जबरदस्ती आया है, क्या अपराध किया है, क्या मारपीट हुई है, ये केस है वहां पर। जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत भी हूं तो विजय जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्या वहां पर एक्सट्रेडिशन का कोई केस है? अभी तो वहां पर हेबस कॉर्प्स का केस चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार पूरी तरह से, चाहे वो विजय माल्या का केस हो, सीबीआई से लुकआउट नोटिस को उठवाने का केस हो, ये पूरी तरह से मिली हुई है। दाऊद के परिवार के लोग हिंदुस्तान में आते हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अपनी प्रॉपर्टियां बेचते हैं और वापस चले जाते हैं बॉम्बे से। लेकिन इस सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती है। तो कौन सी तैयारी? आलोक शर्मा जी, बहुत राजनीतिक आरोप लगा दिए, एक एक करके बात करते हैं। आप जानते हैं मेरा शो लंबा होता है, आपको बहुत वक्त मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी का कहना है ये सब आई वॉश है। जी, ये दरअसल जिन लोगों ने आई वॉश हमेशा जीवन भर किया है, आपको ध्यान होगा दाऊद इब्राहिम कब भागा भारत से, और दाऊद इब्राहिम का कांग्रेसियों से क्या संबंध थे। और दाऊद इब्राहिम जब भारत से भाग गया, उसके बाद नूरा इब्राहिम कांग्रेस का पदाधिकारी था, मुरली देवड़ा जी ने उसको कांग्रेस का पदाधिकारी बनाया था। आपको पता है टाइगर मेमन का पासपोर्ट जो है, उस टाइगर मेमन के पासपोर्ट को जो है इश्यू मुरली देवड़ा के लेटर पर किया गया था। आपको पता है कि 12 मार्च 1993 के बमकांड के मुख्य अभियुक्त का पूरा परिवार कैसे भाग गया था। आपको पता है 1990 के दशक में अमर सुवर्णा के मर्डर केस में जब इकबाल मिर्ची को एक्स्ट्राडाइट करने की बात की गई, तो भारत लंदन के कोर्ट में कांग्रेस की सरकार जो है वो पेनाल्टी भरकर आई थी। मोदी जी की सरकार कोई पेनाल्टी नहीं भर रही साहब। आज एंटीगुआ की सरकार ये कह रही कि आप ले जाइए उसको डोमिनिका, आप उसको भारत भेज दीजिए। आप जो है एक मुझे रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी आर्थिक अपराधी के खिलाफ 2014 के पहले दिखा दीजिए एक। और क्या उसके पहले आर्थिक अपराध नहीं हुए थे? राजेंद्र सेठिया से लेकर आर्थिक अपराधों की मैं लंबी सूची दे सकता हूं। जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए आर्थिक अपराधी भारत छोड़कर भाग गए, एक के
के खिलाफ सिंगल रेड कॉर्नर नोटिस कोई लाके दिखा दे। ये लेकिन आज अगर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस होती है, उसका कारण है कि भारत सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त हुई है। भारत सरकार दाऊद इब्राहिम के साथ कांग्रेसियों क्या संबंध है, इस पर एनएन वोरा कमेटी की लंबी चौड़ी रिपोर्ट रही है और तमाम पत्रकार उसको रिपोर्ट करते हैं, तमाम लोगों का नाम लेते रहे हैं और उसके बाद भी किसी पर कार्रवाई हुई जी? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? और 2004 से 2014 के बीच में दाऊद इब्राहिम गिरोह भारत में सक्रिय हुआ, ये तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। क्यों हुआ साहब? क्यों? क्योंकि जो है दाऊद इब्राहिम के सिंपैथाइजर कांग्रेस पार्टी के आकर कांग्रेस में बैठ गए और जो वाईपी सिंह जैसे अच्छे अधिकारी जो कभी भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, यही कांग्रेस की सरकार है। उन वाईपी सिंह जैसे अच्छे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया गया, उनको डिपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ा, उनको पुस्तकें लिखनी पड़ी और उन पुस्तकों के बाद उन पर कार्रवाई हुई। कोई भी पुलिस अधिकारी जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार होता था तो उसके खिलाफ, यही जो आज आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल साहब, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। क्यों कार्रवाई कर दी गई? मुंबई के एक तो उन दिनों धनंजय कमलाकर डीसीपी क्राइम हुआ करते थे। क्यों कार्रवाई की पता है? क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन पूर्व प्रमुख जो आजकल एनएसए हैं आदरणीय अजीत डोवाल जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो गई साहब। उनके गाड़ी से कुछ लोगों को पकड़ कर लाकर अपराधी घोषित कर दिया गया। ये इनकी जो इनका इतिहास है। ठीक है, मैं सीधे आभा सिंह जी के पास चलता हूं, चूंकि विषय आ गया है इसलिए। आलोक जी, बहुत बड़ा पैनल है, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। लेकिन आभा सिंह जी बताइए, मुझे बताइए, क्या जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, आपको प्रेम शुक्ला का पक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है या आलोक शर्मा जी का ज्यादा लग रहा है? आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। फिर मैं विजय जी के पास जाऊं। बिल्कुल, देखिए बात मैं चौकसी पे करने आई थी, लेकिन जब प्रेम शुक्ला जी ने वाईपी सिंह की बात उठाई तो बिल्कुल सही बात है कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जाता और शायद इसीलिए मेरे पति आईपीएस छोड़कर चले गए। और बिल्कुल जिस वक्त वो सीबीआई में थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उनको ओवरनाइट सीबीआई से रिपैट्रिएट किया गया, उनके ऑफिस में ताला लगा दिया गया और आज तक ये हाल है कि उनको उनका प्रोविडेंट फंड और पेंशन भी नहीं दी गई। लेकिन अगर हम मेहुल चोकसी पे आए तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगी हुई है उनको वापस लाने के लिए और शायद इसी वजह से डोमिनिका में उनको रोक लिया गया है, उनको वापस एंटीगुआ नहीं जाने दिया गया। यही मैं एक जीत मानूंगी कि वो जिस कंट्री की सिटीजनशिप है उस कंट्री में वो जा नहीं पाए हैं और वो डोमिनिका में अस्पताल में एडमिट हो गए हैं और अब हाईकोर्ट ने उनकी बेल खारिज की है और अब 14 जून को उनका मामला सुना जाएगा। मुझे लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब वहां पहुंच रही है कागज लेके, इंटरपोल का रेड अलर्ट है और अब समय आ गया है कि मेहुल चोकसी जो 13,500 करोड़ लूट कर बैंक का गए हैं और बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स को एंगेज करके अपने को जेल से बचा रहे हैं, वकील भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनका जो है अभी आप देखिए दिल्ली में उन्होंने लंदन से बोला कि 8 करोड़ उनके छोड़े जाएं क्योंकि उनको वकील की पेमेंट करनी है। तो बड़े बड़े वकील भी जो लगाए जा रहे हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के लूटे हुए पैसे से ही लगाए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि अब ईडी सीबीआई लग के इनको वापस लेके आए और इनकी जितनी प्रॉपर्टीज है सब अटैच की जाए कि ये कहां से पैसा निकाल के वकीलों को दे भी रहे हैं। ये कहां से विजय जी? ये तो आभा सिंह जी आपकी हम पेशा हैं, वो भी वकील हैं, आप भी वकील हैं, कह रही है कि पंजाब नेशनल बैंक के लूटे हुए पैसों से आपकी फीस दी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? किसी को देंगे नहीं क्योंकि आप ना लेखाकार हैं ना इनकम टैक्स हैं। अब एक वकील साहिबा दूसरे वकील साहब को ये कहना कर लगे और थोड़ी सी ये पर्सनल बात होने लगे तो हम तो इशू ज्वाइन नहीं करेंगे। मैडम इतनी सीनियर हैं, मैडम ने जो कहा आप इनकी सारी बात सच मान लो, हमारी सारी बात गलत है। लेडीज फर्स्ट, जो लेडीज कहें नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो पैसा अटैच क्यों नहीं किया गया अभी तक? मेहुल चोकसी का पैसा सारा रीरूट होके बाहर चला गया तो बिल्कुल नेताओं का आशीर्वाद तो है ही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अधिकारी हो, इनको जो है। लेकिन अब लाके 13,500 करोड़ का आप भरपाई तो करिए। गरीब आदमी जिसका पीएमसी बैंक में 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार गया है वो सड़क पे भीख मांग रहा है और ये जो है इनके भाई मेहुल चोकसी के भाई चेतन चोकसी प्राइवेट जेट में
आके डोमिनिका के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते हैं। और हैरानी की बात है कि मेहुल चौकसी की बेल के वक्त डोमिनिका का लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोर्ट में हाजिर रहता है। तो मैं ये जो खेल, पैसे का खेल हो रहा है, मैं चाहूंगी ये खुले पैसे का खेल कहीं ना कहीं जरूर रोका जाए और देश को विश्वास हो सके कि ये जो भगोड़े हैं पैसे लूट के जा रहे हैं, इनको वापस लाया जाएगा। और मैं बिल्कुल उस दिन सरकार को जरूर नतमस्तक होगी जिस दिन वो विजय अग्रवाल जी से सवाल लेता हूं। तिहाड़ जेल में बंद कर दे। मैं इसका जवाब देता हूं अच्छे से। थोड़े से फैक्ट मैडम को चेक करने पड़ेंगे। विजय अग्रवाल जी, आप पर ये आरोप लगाया आपके क्लाइंट पर कि उनके भाई चेतन चौकसी ने डोमिनिका के लीडर ऑफ अपोजिशन को लगभग 2 करोड़ रुपए दिए, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन कल खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे। क्या मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने के लिए और डोमिनिका में रहने के लिए कुछ दिन और रिश्वत खिलाई है? बताइए किस किस को रिश्वत दी गई है? ये देखिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना पड़ेगा, थोड़ी सी फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। आधी कच्ची पक्की खबरों से तो कोई फायदा होगा नहीं। सवाल पूछ रहा हूँ, ये आरोप लगे हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में है, डोमिनिका के न्यूज़पेपर्स में, एंटीगुआ के न्यूज़पेपर्स में। रसिया जी, अब पूरी बात सुनने का वो रखिए, तो कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जब पहले तो मैडम ने कहा कि पैसा अटैच होना चाहिए, जितना पैसा बैंक का गया है उससे ज्यादा पैसा अटैच हो चुका है, तो अपने फैक्ट चेक करें, आधी अधूरी कच्ची बात ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की चेतन चौकसी की। चेतन चौकसी प्राइवेट जेट में गए, वहां पे प्राइवेट जेट सिर्फ एक गया है जो कि जिसमें भारत देश के अफसर गए हैं, और कोई प्राइवेट जेट लैंड नहीं किया डोमिनिका में, नहीं तो उसकी फोटो भी नेट पे आ जाती। दूसरी बात तो ये हवा में कहना बात ठीक नहीं है, फैक्ट चेक कर लें थोड़े से। नंबर 2, इन्होंने बताया कि चेतन चौकसी वहां अपोजिशन लीडर से मिला। जिस दिन चेतन चौकसी वहां बैठा और जिस दिन ये खबर चली, वहां पर मैंडेटरी क्वारंटीन है, उनको वहां से उतरते ही फ्लाइट से होटल के अंदर मैंडेटरली क्वारंटीन कर दिया गया। वहां पर सारी सीसीटीवी लगी हुई है। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी के आरोप प्रत्यारोप आपस में लगते रहते हैं। तो हम इसको अगर सच माने तो इसका मतलब ये हमारी कुछ कमी है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, इसीलिए मैं इस पर कान नहीं धरता, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेता हूं। और मैं उस बारे में ऐसा करूं कि जी उसने ये कहा तो ये हो गया। विजय जी, देश जानना चाहता है क्या मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ पैसे उन्होंने मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और डोमिनिका में भी रिश्वत खिलाई? आखिर डोमिनिका के लीडर ऑफ अपोजिशन कोर्ट रूम में क्यों थे? जी ये बात का मुझे पता नहीं है कि कौन कोर्ट में था, रिश्वत खिलाई या नहीं, बता दीजिए। आपको नहीं पता है, इस बारे में कोर्ट का क्वारंटीन है, और ये नहीं पता कि वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोर्ट रूम में थे। देखिए बात इसकी नहीं है, बात कोर्ट का गैग ऑर्डर है। नागरिकता, भारत के नागरिक रह के पैसे लूटते हैं और अपने को जेल से बचाने के लिए जाके दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। क्या लॉयल्टी है उनकी हिंदुस्तान से, यही पता चल जाता है। ये देखें, अब तो देखें कोई वकील भी बन जाए, जज भी बन जाए, जूरी भी बन जाए, भगवान की तरह फैसला भी सुना दे, तो मैं तो इसमें यकीन नहीं रखता। मैं ये बता देता हूँ, वहाँ कोर्ट का गैग ऑर्डर है, वहाँ पर देखें मैडम सुनना नहीं चाहेंगे तो हम तो बात नहीं कर पाएंगे अपनी। अब तो आप करते रहे, बोलते रहे, तो मुझे तो मैं तो देखिए जेल में रहते कहाँ है अग्रवाल जी? ये तो जो बहस है वो कोर्ट में करते हैं फीस लेके, हम ये तो बहस में पढ़ते नहीं। हमारे को कोई मुद्दे की बात पूछनी हो तो हम इसका जवाब दे दें, दे दें। मैडम बोलती रहे, आप मैडम को सुनते रहिए। बोलिए मैडम, बोलिए। मैं एक इमोशनल सवाल पूछता हूँ। टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली ये गलत है। आपको किसी की भी वकालत करने का अधिकार है विजय अग्रवाल जी, टेक्निकली ये सवाल गलत है। लेकिन मैं इमोशनली आपसे पूछता हूं कि भाई ऐसे लोग जो गरीबों का पैसा खाकर भाग गया, लोगों को रिश्वत खिला कर, क्या मोरली आपको ठीक लगता है कि आप उसका केस लड़ रहे हैं? ये मैं देश के एक आम नागरिक की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं। क्या कल को दाऊद इब्राहिम बोले कि मेरा भी वकील बन जाइए, आप बन जाएंगे? आपने चौरसिया जी इतना प्यारा सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देता हूं। ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है 11 साल बाद अपने आप को। जब मैंने 2G का केस साइन किया 11 साल पहले, तब इसी तरह से आपके चैनलों पे हर एक से मेरे से पूछा गया कि क्या बात है, आपने इनका मुकदमा क्यों लिया? इन्होंने देश के 1,80,000 करोड़ रुपए लूटे हैं, सरकार गिर गई और बाद में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो गए। वो सवाल पूछने वाले आज कहाँ हैं? जब आरुषि मर्डर कांड हुआ तब सबने कहा इतना बड़ा गुनाह हो गया, वकील क्यों मिला? अब वो बरी हो गए, आज वो सवाल पूछने वाले कहाँ हैं? जब ये जो गोवा का तेजपाल वाला केस हुआ तब सबने कहा इतना बड़ा गुनाह हो गया, आज वो बरी हो गए, आज वो सारे लोग कहाँ हैं?
तो ये कौन कह सकता है? अग्रवाल जी, ये ना इस भगवान देश आप की है बदनसीबी ना मैं, है। सब ये मामले प्रश्न हायर कोर्ट में है सर, कि रेप केसेस में सब सिर्फ मामले हायर कोर्ट 27% में हैं। conviction- विजय अग्रवाल conviction जी, होता है। अंतिम फैसला नहीं हुआ है किसी में। और सूजी इस केस में देश में फैसला हो इतने गया। loopholes अभी हैं, सब हायर इतने कोर्ट में है। loopholes हैं जो हम अभी सब भ्रष्टाचार के लीगल खिलाफ स्क्रूटनी में है, तो बरी कोई कर दिया। जिंदगी भर के लिए छूट गया ऐसा नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने तो बरी कर दिया, तो एक कोर्ट ने तो बरी कर नहीं, दिया, तो तेजपाल, कौन उनके आप साथ खुद बताएगा? बन गए। में तो कन्विक्शन ही अबे तो सर न्यायाधीश बनने पर आमादा है जी। देश में 100 में 80 रेपिस्ट तो वैसे ही छूट जाते हैं। कन्विक्शन रेट आप देखिए ना, रेप में सिर्फ 27% है। और क्यों कन्विक्शन रेट 27% है? क्योंकि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करती। गोवा हाई कोर्ट, गोवा के जज ने भी यही बोला कि पुलिस ने फोरेंसिक सही ढंग से नहीं किया, पुलिस ने केस खराब कर दिया, इसलिए तरुण तेजपाल बरी हुए। तो ये कह देना कि तरुण तेजपाल बरी हो गए क्योंकि वो एकदम सही थे, ये भी सही नहीं है। मैं तो जी कोर्ट के फैसले को मानता हूँ। कोर्ट जिसको बरी ठीक है, कर और दे, ये मेरी निगाह में क्लीन वो चिट बरी भी है। नहीं है। देखिए, जो 2G कोर्ट- स्कैम के आरोपी थे, ये उनके लिए क्लीन चिट भी नहीं है। ये लेकिन अभी सिर्फ हाई कोर्ट और लीगल सुप्रीम एक कोर्ट पड़ाव बाकी है। है साहब। मैं सीधे अचल मल्होत्रा अभी जी के पास अपीलेट चलता कोर्ट हूँ। पूरी तरह अचल बाकी है, मल्होत्रा अग्रवाल जी, जी। एक्स्ट्राडिशन इतना के तो आप इंटरनेशनल लॉ जानते के ही होंगे। हिसाब से क्या मेहुल चौकसी का वापस आना बनता है? अगर हम कूटनीतिक ढंग से बात करें तो अचल जी समझाइए मुझे संक्षेप में। जी दीपक जी, देखिए जो एक्स्ट्राडिशन के लिए वैलिड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स हैं, और उसके अलावा कुछ यूएन और इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिसमें एक्स्ट्राडिशन का प्रावधान रखा गया है। जहां तक मेहुल चोकसी का सवाल है, तो एंटीगुआ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट है, ट्रीटी नहीं है, और हमारा डोमिनिका के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन एंटीगुआ से हमने उनकी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल रखी है और वो वहां पे कंसिडर हो रही है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, अगर आप जितने भी हाई प्रोफाइल हमारे यहाँ से एक्स्ट्राडिशन के केसेस हैं, चाहे वो नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, विजय मल्ल्या है, इवन डॉक्टर जाकिर नायक है, तो आप एक पैटर्न देखेंगे। वो पैटर्न ये है कि ये सब के सब इससे पहले कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू होती है, ये भारत से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। इन्हें मौका मिल जाता है, ये पहले से सेंस कर लेते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन इनको टिप देता है, कौन इनको पैटर्नाइज करता है, वो मेरी डोमेन नहीं है। दूसरा इसका पैटर्न क्या है, इन्होंने दूसरे एंड पे कोई ना कोई अरेंजमेंट करके रखा होता है। विजय मल्ल्या को परमानेंट रेजिडेंसी मिली हुई है, नीरव मोदी ने बेल्जियम की नेशनैलिटी सिटीजनशिप ले रखी है, मेहुल चोकसी है वो एंटीगुआ की वो लेके बैठे हुए हैं। और ये भी कोई इलीगल तरीके से नहीं, बहुत सारे देशों में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए तो इसके बदले में हम आपको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे या इसके बदले में हम आपको सिटीजनशिप देंगे। यूके जैसी कंट्री जो है, उनके यहाँ पे एक सो कॉल्ड गोल्डन वीजा हुआ करता था टिल रिसेंटली, जिसके अंडर आप इन्वेस्ट करिए 8, 10, 20, 10, 15 करोड़ रुपए और आपको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी। अब यूके ने भी रियलाइज किया कि ये सब चीजें अब्यूज हो रही है और उन्होंने इसको जो है सस्पेंड कर रखा है इस समय। अब आइए मेहुल चोकसी की स्टेटस क्या है इस समय। हकीकत यह है कि दो इश्यूज एक साथ चल रहे हैं। पहला इश्यू तो ये है जो इस समय कोर्ट में डोमिनिका में एड्रेस हो रहा है, वो ये है कि वो वहां लीगली आए या इलीगली आए। इस पे एक फैसला होना जरूरी है कि वो आए कैसे वहां पे। तो जब इसका फैसला, एक्स्ट्राडिशन के बारे में अभी फिलहाल कोई बात हो नहीं रही है वहां पे, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये इश्यू ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल डायमेंशन पकड़ ली है, एंटीगुआ में भी और डोमिनिका में भी। ऑपोजिशन इसको एनकैश करा रही है, वो प्रेशर डाल रही है। अब वो पैसे के दम पे करवा रही है, रिश्वत के दम पे हो रहा है, उस पे भी मैं जाने की, क्योंकि मुझे कोई प्रिवी नहीं है तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी ने पैसा दिया तो इसलिए हो रहा है। हो सकता है बिना पैसे के भी, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो डोमिनिका में हो सकता है उन्हें इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ पैसे की कंट्रीब्यूशन की मदद की उम्मीद हो। तो कुल मिला के हम वहां इस समय वहां अटके हुए हैं। एक बार ये फैसला हो जाता है डोमिनिका की कोर्ट में कि मेहुल चोकसी के साथ क्या किया जाएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि उनको जबरदस्ती अबडक्शन के बाद लाया गया था, तो विच मीन्स कि वो इलीगली नहीं आए थे, तो उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो फिर उन्हें क्या किया जाए, वापिस एंटीगुआ भेजा जाए जहां के वो नेशनल है, या फिर जो रेड अलर्ट है, जो रेड अलर्ट नोटिस है इंटरपोल का, उसको सम्मान करते हुए और भारत की रिक्वेस्ट को मानते हुए, हालांकि भारत का उनके साथ कोई एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट या ट्रीटी नहीं है, तो सीधे सीधे डिपोर्ट कर दिया जाए। उसमें एंटीगुआ का भी बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। एंटीगुआ अगर चुप रहता है इस मामले में या ये कह देता है कि हमें कोई परवाह नहीं है,
आप हमारे नेशनल को सीधे सीधे डिपोर्ट कर दीजिए, तब तो ये सब चीज हमारी फेवर में चली जाती है। और अगर एक बार फिर से वापस उसे एंटीगुआ भेज दिया जाता है तो फिर ये जो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसमें एंटीगुआ में क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन कुल मिला के जो है हम मतलब इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कम्बरसम और सम ऑफ द पेनफुली स्लो प्रोसेस है। पिछले आप 2002 से अगर देखेंगे तो हमने करीब 150 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट डाल रखी है। ठीक है, जिनमें से जो आप मैं आऊंगा एक्स्ट्रेडिशन पे आऊंगा सर, मैं मेहुल चौकसी पे कंसंट्रेट करता हूं, मैं आऊंगा आपसे आगे फर्दर कमेंट लेने। लेकिन आलोक शर्मा जी, आप पर भी आरोप लगा है, आपने कई आरोप लगा दिए प्रेम शुक्ला जी की पार्टी पर, लेकिन हकीकत यह है कि अगर बीजेपी पर आरोप है तो कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं है। यह भी तय है कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनको भर भर के लोन्स आपके जमाने में मिलते रहे और आप पर आरोप लगा कि टेलीफोन पर लोन दिए जाते थे अरबों खरबों रुपए के। एक बात मैं कहता हूं कि आज तक पंजाब नेशनल बैंक के एक भी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि सीरियस नहीं है हम लोग। हम चाहते ही नहीं है कि कोई चीज सामने आए। अभी आपके स्टूडियो पे चल रहा है 14,000 करोड़ का घोटाला, आपने कहा 14,500 करोड़ का घोटाला, मैंने कहा 13,800 करोड़ का घोटाला, भाई ने कहा 14,000 14,500 करोड़ का घोटाला। कोई 13 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है। आपके जो आपने कहा आपकी स्क्रीन पर वो नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि सीरियसनेस नहीं है, ये सारा देश जानता है, ये केवल हेडलाइंस बनाने की बात है। दूसरी चीज, अभी अचल साहब ने कहा कि हमारा अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट हमारा ना एंटीगुआ के साथ है ना डोमिनिका के साथ, इसीलिए एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस चला। कुछ और सवाल पूछा था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं ना सर, मेरी गलती निकाल दी कि मेरे स्क्रीन पे क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं उसमें मैं नहीं जाता हूं। मुझे बताइए ना, आपके टाइम पर इनको भर भर के लोन क्यों दे दिया गए फोन पर? अरे सर, वो मैं तो कह रहा हूं एक व्हाइट पेपर आप बीजेपी से डिमांड कीजिए। जवाब नहीं दे रहे। अरे सब सुनिए ना दीपक भाई, आप भी भटकाने में एक्सपर्ट हो गए बीजेपी की तरह। सुनिए ना सर, भटका आप रहे हैं सबसे ज्यादा दीपक भाई। आप एक शो कीजिए कि एक व्हाइट पेपर आए कि किस किस के टाइम में लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू हुए। अगर बीजेपी इतना कर देती है, मैं समझता हूं सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं मैडम से शुरू करता। मैडम ने कहा कि मेरे हस्बैंड की पेंशन नहीं आई। मैडम, अब तो 7 साल हो गए, मोदी जी की सरकार है, पेंशन ले लेनी चाहिए थी। मोदी जी तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, बाकी सबका तो पता नहीं इस देश में। दूसरी चीज, आज बताइए 14,000 करोड़ का, 13.5 का, 14.5 का जो भी है, इतना बड़ा घोटाला होता है और एक भी बैंक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, क्योंकि मेहुल भाई हैं मोदी जी के, किसी की हिम्मत नहीं बैंक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर कर दे। कांग्रेस को तो रगड़ देते अब तक, अगर कांग्रेस का कहीं पर रोल होता, फोन पर फोन अगर हुए होते तो कांग्रेस को छोड़ देते क्या बीजेपी वाले आज? दूसरी बात, अचल साहब ने बहुत अच्छी टेक्निकल बातें कही। मैं पूछना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला भाई बैठे हैं मेरे, क्या मेहुल चौकसी जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, आपको हमारे यहाँ के सिटीजन ही नहीं, कि ड्यूअल सिटीजन हो ही नहीं सकती है। जब उसको सिटीजन माना है या नहीं माना है, पहली चीज तो यही बता दी। हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें ये माना गया है कि वो हमारा सिटीजन नहीं है, तो सिटीजनशिप छोड़ी किसने और वहां सिटीजनशिप ली किसने और वो कैसे हो गया दीपक भाई? बगैर सरकार की मिली भगत के संभव ही नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर बहुत बड़ा एक सवाल आया था, आरबीआई की अभी पिछले महीने की रिपोर्ट है कि 2020 से लेकर 21 तक 4 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी क्या? अभी भी जितने घोटाले हुए हैं, मैं तो कह रहा हूं, क्या बताइए, विजय माल्या को राज्यसभा सांसद किसने बनाया था? किसके एमएलए थे सपोर्ट कर रहे थे? विजय माल्या क्या अरुण जेटली जी से मिला था? क्या विजय माल्या 16 बैग लेकर गया है बड़े बड़े भरकर? वो बीजेपी की सरकार में गया है, कांग्रेस की सरकार में गया है? एक सवाल का जवाब नहीं है। दाऊद इब्राहिम की पत्नी बॉम्बे आती है एक देशभक्त प्रधानमंत्री होने के बाद, और वो अपनी प्रॉपर्टीज बेच के चली जाती है, और ये पकौड़े चलते रह जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने कोई चिट्ठी पे साइन किया था। प्रेम शुक्ला साहब, आपकी सरकार तो महाराष्ट्र में भी 5 साल रही, एक एफआईआर क्यों नहीं कराई आपने जिनके लोगों के नाम लिए हैं? आप बताइए जरा, क्या दाऊद की पत्नी आई थी कि नहीं आई थी हिंदुस्तान आपकी सरकार बनने के बाद? और क्या वो प्रॉपर्टीज बेच कर गई है कि नहीं बेच कर गई है? इसका उत्तर दीजिए। फिर मैं कहता हूं
2015 सोनिया गांधी को बता के 2016 आई रही होगी। अरे भाई ऑन रिकॉर्ड जवाब ले लेता हूँ, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। क्या दाऊद की पत्नी आई थी मोदी सरकार के रहते हुए? आलोक शर्मा ने गंभीर आरोप लगाया आप पर। नहीं सरकार के पास तो कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ बमकांड के सरकार तो हाथ में हाथ रख के बैठी उज्जवल निकम साहब भी है, शायद उनको भी जानकारी नहीं होगी। और कृपा करके बहुत अच्छे से आप सुन लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए आलोक बाबू। अब इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट की बात की, सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 9 की बात की कि जो व्यक्ति हमारे देश का अलग किसी देश का नागरिक है उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस आधार पर क्या श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भारत के नागरिक हो सकते? क्योंकि तीनों के पास इटालियन पासपोर्ट है। कृपया इसका आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। सिटीजनशिप एक्ट पता नहीं है क्या कांग्रेस वालों को? कांग्रेस के जमाने में सिटीजनशिप एक्ट बना ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बना ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में खत्म कर दे, आपको रोका था क्या? जो प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्ट आप बताइए ना, इटली का पासपोर्ट है कि नहीं? इटली का पासपोर्ट सोनिया जी के पास, प्रियंका के पास, राहुल गांधी के पास पासपोर्ट क्या है? बताइए ना। आप लोग राहुल गांधी और आप लोग राहुल गांधी सोनिया गांधी से बाहर नहीं आ सकते। आप सिटीजनशिप जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उनके उत्तर नहीं मिलेंगे। अरे भाई मुझे बताइए, क्या मेहुल चोकसी मोदी जी का जो भाई है क्या वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं, ये बता दीजिए उसके बाद। अरे भाई केवल ये बता दीजिए वो सिटीजन है कि नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी कैसे हो गई? भगाते हैं भगवानों को, फिर ऊपर से यहाँ पर ये लोग भारत के सिटीजन कैसे हो गए? जरा बताइए ना, बताइए तो। ये अपराधी हुए ना। अरे भाई आज का जो विषय है, इटालियन, अरे भाई अगर पासपोर्ट नहीं है तो हटा दीजिए ना उनको। आप कहिए सिटीजन नहीं है इंडिया के, वायलेशन करने वाले ये। अरे भाई आप बताइए ना, ये चीटर तो पहले से ही बेल पे है। मतलब अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार है, चीटर है, तो आपने क्यों नहीं इस मामले में संज्ञान लिया आप लोगों ने? अरे बताइए नहीं रोकेंगे। अरे भाई आप मुझे केवल ये बताइए, नहीं बोले, बोलने दीजिए ना उनको। आलोक जी आप नहीं बोले, बुलवा रहे हैं प्लीज आलोक जी को कंक्लूड करने दीजिए। अगर दो सांसदों के बारे में कोई व्यक्ति गलत बयान दे रहा है, सर आपने भी, आप जो तथ्य रख रहे हैं मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। आप सिटीजनशिप एक्ट को जो आपने खुद ने कहा कि दाऊद की वाइफ आकर प्रॉपर्टी बेच के चले गए। चलिए मैं आप ही का सवाल पूछ लेता हूँ। जिस सिटीजनशिप एक्ट को उद्धृत किया, मैं उसी को उद्धृत करके बात कर रहा हूँ। आई थी 2017 में, ऑन रिकॉर्ड है कि थाने पुलिस ने कहा कि उनकी वाइफ नहीं आई थी, दुबई में मिली थी। मैंने अभी चेक किया। अब घुंडी आनी शुरू हो गई। मैं उज्जवल निकम जी से पूछ लेते हैं। चलिए आप दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए उज्जवल निकम से बेहतर इंसान कोई नहीं आ सकता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दाऊद इब्राहिम की वाइफ मुंबई और इंडिया आकर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली गई। उज्जवल जी क्या है, सच है? आपकी क्या जानकारी है? देखिए, जो बड़ा आज मसला उछल रहा है, जिसपे आज जो राजनीति भी यहाँ पैनल में हो रही है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आज का दीपक जी आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत गंभीर सब्जेक्ट है कि देश को, पब्लिक मनी को जिसने बड़े पैमाने पे चूना लगा दिया है, ऐसे भगोड़े मेहुल चोकसी के लिए एंटीगुआ और डोमिनिका में विपक्ष उन्हें भी मदद करनी शुरू कर दी है। ये मैं बड़ी गंभीरता से बातें, एंटीगुआ सरकार की तरफ से कह दिया है कि चोकसी ने कुछ सप्रेशन फैक्ट किए, मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट किए, इसलिए उसको नागरिकत्व दे दिया। चोकसी ने वही की अदालत में जो सिटीजनशिप को उस पर हमने एक गुहार लगाई भारत सरकार की तरफ से, उसको स्टे करवा दिया। अब डोमिनिका में भी और विपक्ष पक्ष हलचल मचा रहा है। आज ये मैटर तो 1 जुलाई तक एडजर्न हो गया, लेकिन भारत के कानून के मुताबिक ड्यूअल सिटीजनशिप ये एडमिसिबल नहीं है, एडमिट नहीं होता है। सेक्शन 9 बराबर कहा कि उसके मुताबिक जो भारतीय नागरिक दूसरा देश का नागरिक स्वीकारता है तो भारत का नागरिकता रद्द हो जाता है। यहाँ चोकसी की तरफ से जो दलील पेश की गई है कि मैंने 2017 में ही एंटीगुआ का नागरिकत्व भी मिला है और पासपोर्ट भी मैंने सरेंडर किया, लेकिन सब सेक्शन 2 और सेक्शन 9 के मुताबिक ये भारत सरकार को बिल्कुल अधिकार है कि अगर भारत के नागरिक दूसरा देश का किस तरह से हाउ एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, इस पे इंक्वायरी पूरी छानबीन करने का ये भारत का पूरा अधिकार है। इसलिए भारत की तरफ से जो दलील पेश की जाती है कि आज भी चोकसी भारत का नागरिक,
अभी हमारे सामने सवाल बड़ा एक अहम सवाल जो है कि डोमिनिका कोर्ट में जो बहस चल रही है, जिसमें चोकसी की तरफ से दलील पेश की गई कि उसे फंसाया गया, उसे एंटीगुआ से किडनैप किया गया और उसको मारा। लेकिन जहां तक डोमिनिका कोर्ट का सवाल है कि डोमिनिका कोर्ट को ये उस पर फैसला देना है, क्या चोकसी डोमिनिका कंट्री में आने के समय उस पर वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्या उसकी एंट्री इलीगल एंट्री, इस पे डोमिनिका कोर्ट का फैसला आना। लेकिन डोमिनिका गवर्नमेंट ने ये बात साफ जाहिर कर दी है कि उसे हम डिपोर्ट भारत में करेंगे। अब देखना ये मसला में क्या होता है, ये बड़ा दिलचस्प मसला हो रहा है क्योंकि इसमें भी राजनीति आ गई। मुझे दुख इस बात का है कि एक भगोड़े के लिए फॉरेन कंट्री में भी राजनीति की जाती है, ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए भारत सरकार को ऐसे सख्त कदम अभी उठाने होंगे कि जिसके तहत एंटीगुआ में हमारा कोई भी नागरिक एक इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उसको वहां नागरिकत्व मिलता है, तो मुझे लगता है ये बात गंभीरता से भारत सरकार को लेनी होगी, ताकि कोई भी भगोड़े पहले ही से ही एक वेल डिजाइन क्राइम होने के पहले अगर वहां इन्वेस्टमेंट कर देता और नागरिकत्व लेता है, ये आगे चल के काल में ऐसे बड़े मसले हो सकते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन में भी ये प्रॉब्लम उठाना होगा। ठीक है उज्ज्वल जी, मैं आऊंगा। कितनी संभावना बनती है आपके हिसाब से मेहुल चोकसी के वापस आने की एज ए लॉयर? मैं आपने कहा कि कैसे ये मुद्दा एंटीगुआ और डोमिनिका में भी राजनीतिक मसला बन गया है, तो क्या मामला नगद नारायण का है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सीधे चलते हैं मेरे पहले दर्शक के पास। आपको पता है हम दर्शकों को जोड़ते हैं। अजय शुक्ला गोरखपुर से। अजय शुक्ला जी, आपको क्या लगता है भगोड़ों को वापस ला पाएगी मोदी सरकार? दीपक जी, बहुत हीटेड आर्गुमेंट भी मैंने सुना, और जो मेरा मानना है कि जो माननीय मोदी जी का जो एक शुरुआत में उन्होंने कहा था कि भगोड़े बच नहीं पाएंगे, शायद उस पर ये सीधा एक कदम है और मेहुल चोकसी की वापसी भारत में होनी है। और जो भी पाई पैसा यहाँ गरीबों का है, 13,500 करोड़ रुपए का जो भी आर्थिक कदाचार हुआ है, उसका एक तरीके से पनिशमेंट है। और मुझे लगता है कि ये सफलता भारत को मिलने वाली है। आपको लगता है सफलता भारत को मिलने वाली है? आशुतोष, लोग आशान्वित है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और जैसे उज्ज्वल निकम जी ने समझाया, मामला पॉलिटिकल एंटीगुआ में भी बन गया है, डोमिनिका में भी बन गया है। आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है? और भारत में भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मसला है, जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो बिना राजनीति हुए इस मसले पर कैसे हो सकती है? और चुनाव में क्या ये मुद्दा उछलेगा नहीं उस तरीके से जिस तरह से आलोक शर्मा ने उठाया है, जिस तरह से प्रेम शुक्ला उठा रहे? बहुत दूर नहीं है चुनाव, 5-6 महीने ही बाकी है उत्तर प्रदेश। उज्ज्वल निकम साहब देश के बड़े वकीलों में से एक माने जाते हैं, तो ये तो हमें मान के चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में तो राजनीति तो होगी और हर चीज में राजनीति होती है, और राजनीति होने में मुझे कोई बुराई भी नहीं नजर आती। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती तो विपक्ष पर आरोप लगाती, विपक्ष जब सत्ता में रहता तो उन पर आरोप लगाता है राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल हमारे ख्याल से किनारे रख देना चाहिए। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात यह कि डोमिनिका और एंटीगुआ के बीच में तय होना होगा, और ये लीगल मसला है, ये वहां की सरकारें तय नहीं कर सकती, ये लीगल मसला कोर्ट वहां पे तय करेंगी। तो डोमिनिका और एंटीगुआ के बीच का मसला है और भारत और एंटीगुआ के बीच का मसला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले एंटीगुआ को ये, अगर वो ये क्लेम करता है कि मैं एंटीगुआ का वो नागरिक हूं, तो वहां ये साबित होना पड़ेगा कि उसने गलत तरीके से अपना पासपोर्ट लिया है और एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है। जब तक ये साबित नहीं होता है तब तक उसको वहां पर रहने का पूरा अधिकार होगा एक नागरिक के नाते। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि अगर भारत के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो भी दो देशों के बीच में एक्स्ट्राडिशन हो सकता है और आराम से उसको भारत आया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके वकील इस बात को कंटेस्ट करेंगे कि चूंकि ये आदमी भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए इसको भारत के पास क्यों भेजा जाना चाहिए। तो ये अपने आप में टेक्निकल लीगल सवाल होगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जिसकी मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी को और भारत सरकार को इस बारे में गौर करना चाहिए कि भाई जब 2015 में, 2016 में और 2016 बाद में
जब प्रधानमंत्री कार्यालय में और विदेश मंत्रालय में लगातार उसके खिलाफ कंप्लेन होती रही, तो वो आदमी कैसे अपनी नागरिकता को छोड़कर, अपना पासपोर्ट को छोड़कर एक हफ्ते के, 1 महीने के बाद वो भाग के चला जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इंटेलिजेंस की फेलियर है या फिर कोई आदमी सरकार का या सरकार के बाहर का आदमी कोई उसकी मदद कर रहा है? क्या अभी भी कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं? ये देखना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा ललित मोदी का केस जब सामने आया था, तो ललित मोदी को लंदन से बाहर जब गया था तो बड़े गंभीर आरोप जो सुषमा स्वराज के ऊपर लगे थे और बड़े गंभीर आरोप जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर भी लगे थे, और दोनों ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण साफ तौर पर नहीं दे पाई थी कि आखिर ललित मोदी को की मदद क्यों की गई थी। तो ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना आसान हमको लगता है। निश्चित तौर पर एक भगोड़ा उसको आना चाहिए, लेकिन क्या इस बारे में पड़ताल विवेचना होगी या नहीं होगी कि ऐसा भगोड़ा जो है वो भारत छोड़ के कैसे चला जाता है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को उसके बारे में कंप्लेन जाती है। प्रेम शुक्ला जी, आपके नाक के नीचे से मेहुल चौकसी क्यों चला गया? आशुतोष इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब तक उसके अगेंस्ट कोई आपराधिक मामला नहीं है, इस देश का कानून जो है उसको रोकने की इजाजत नहीं देता। श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, लेकिन रोज विदेश यात्रा कर रहे हैं। जब तक कोर्ट नहीं कहेगा कि इनका पासपोर्ट कंपाउंड कर लिया जाए, जब तक उनका पासपोर्ट जब्त नहीं होता, तब तक आप उसको विदेश जाने से रोक नहीं सकते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी तो 420 के केस में बेल पर है ना, लेकिन वो ट्रैवल करती है, उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जमा करने का कोई निर्देश किसी अदालत द्वारा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कल सोनिया गांधी चली जाए, फरार हो जाए, नहीं लौट कर आए, तो क्या मोदी जी की गलती होगी? इसमें नहीं होगी, क्योंकि उनके पासपोर्ट को कंपाउंड करने का कोई ऑर्डर लीगली नहीं है। इसलिए जो है ये दोनों हंस इसलिए रहे क्योंकि जानते हैं कि सत्य पर मैंने हाथ रख दिया। सोनिया गांधी पर 420 का केस है कि नहीं, वो बेल पर है कि नहीं, उनका पासपोर्ट कंपाउंड अपराध में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया है। अब उसी तरह से पीएमओ में कंप्लेंट है, लेकिन कोई आपराधिक मामला दर्ज है क्या? उसका पासपोर्ट जब्त है क्या? उसको कोई लुकआउट नोटिस उसके लिए इश्यू हुई है क्या? तो जब लुकआउट नोटिस किसी के बारे में नहीं इश्यू हुई है तो ऐसा होगा। आप सिर्फ पीटिए, सोनिया गांधी के बारे में पूछूंगा तो पिद्दी मीडिया जो है निश्चित तौर पर सिर पीटेगी, उसको बुरा लगेगा। यही क्या कम है कि मेरे खिलाफ नहीं बोल रहे आप, सिर्फ हंसकर सिर पीट ले रहे। पिद्दी मीडिया से तो अपेक्षा होती है। मैं उत्तर देता हूं दीपक भाई। देखो, बहुत अच्छी बात प्रेम शुक्ला साहब ने कही कि कोई कोर्ट में केस नहीं था, ये तो उल्टा बांस बरेली वाला हो गया आपके लिए। आप हंस जरूर रहे हैं, लेकिन कैसे डिफेंड करेंगे प्रेम शुक्ला जी की इस बात को? अरे भाई, तो डिफेंड प्रेम शुक्ला साहब ने तो बिल्कुल ही ऐसी बात कर दी जिसको डिफेंड करने की आवश्यकता ही नहीं। 2015 में 7 मई को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चिट्ठी जाती है, बैंक चिट्ठी दे रहा है कि फ्रॉड हो। देखिए दीपक जी, देखिए अरे सुनिए ना, मैंने तो इस बात पर आज का डिस्कशन ही नहीं है। दीपक जी, आप इनको रोकेंगे जरा, मैं फिर हंसूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, अच्छी बात है, हम एक बार फिर हंस लेते हैं। अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है। 2 वकील बैठे हैं, उन दोनों वकीलों से पूछ लीजिए कि आईपीसी सेक्शन 420 के अपराधी का पासपोर्ट जब्त होने की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? अरे भाई सुनिए ना भाई, सुनिए, चलिए मैं उत्तर दे देता हूँ। जब 2015 में मई में चिट्ठी लिखी जाती है, 2016 में भी चिट्ठी लिखी जाती है पीएमओ में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। दीपक जी क्या यार, दीपक जी क्या, मैं फिर कुछ आप शब्द इस्तेमाल करूंगा, अच्छा लगेगा क्या यार? दीपक जी, आप अपनी डिबेट को क्यों खराब करवाते हैं? आपराधिक केस है कि नहीं उनके ऊपर? दीपक जी, आज का टॉपिक क्या है, आप इसको बता सकते हैं कि नहीं? मैं चुप हो जाता हूँ दीपक जी, इनको बोलने दीजिए। चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मेहुल चौकसी अपराधी हो, चाहे सोनिया गांधी अपराधी हो, गांधी नेहरू परिवार के लोगों को अपराध नहीं माना जाएगा। नया संविधान आशुतोष जी प्रकट कर रहे हैं। दीपक जी, बिल्कुल ही, मतलब आपने सरेंडर कर दिया क्या दीपक जी बीजेपी के सामने? प्रेम शुक्ला जी, आपने बोल लिया, आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए प्लीज। आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए। आलोक शर्मा जी, आपका वक्त। जी देखिए, मुझे लगता है जब 2015 में 7 मई को चिट्ठी पीएमओ में लिखी जाती है और 2016 में भी लिखी जाती है और 2016 में एमईए को भी ईडी तो केस रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट कैसे पहुंचेगा? केस रजिस्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी के भाई हैं मेहुल जी। हम तो सीधा पूछ रहे हैं। 4 लोग गए, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, चारों मोदी जी के शासनकाल में गए। चारों कई लाख करोड़ का घोटाला करके गए, लेकिन एक बैंक कर्मचारी जेल में नहीं डाला इन्होंने।
क्योंकि अगर एक बैंक कर्मचारी जेल में डालेगा पर घोटाला हुआ किसके टाइम पे आलोक शर्मा जी, ये बताइए ना। भाई मैं तो घोटाला हुआ किसके टाइम पे? चलिए इनके टाइम पर निकल गए, घोटाला हुआ किसके टाइम पर, ये भी सवाल है। मैं कह रहा हूं कि इसका एक व्हाइट पेपर ले आइए, एलओयू कब इश्यू हुए हैं। आप एक शो कर दीजिए कि एलओयू कब इश्यू हुए हैं, और एक अभिनेत्री जो नीरव मोदी की ब्रांड एम्बेसडर थी उसका क्या रोल है, इस पे भी कर दीजिए आप। मैं नाम भी बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो, मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि वो साथ रेस कोर्स से कोई रिलेशन था कि नहीं उसका, मैं ये भी बता दूंगा। मुझे पता नहीं आप मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति क्यों खेलते हैं, या तो बता दीजिए, आरोप मत लगाइए। मैं अरे भाई नीरव मोदी पर हैं आप, दाऊद इब्राहिम की बीबी मुंबई आकर गई, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी बेच के गई है, प्रॉपर्टी बेच के गई है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन भी हैं उसके। दीपक मैं एक बात कह दूं, की सरकार थी वहां पर। पहली चीज, एक मिनट दीपक जी, एक मिनट दीपक जी, अब इस पर दीपक जी एक मिनट, अब मैं क्या मांगू? दीपक जी एक मिनट, दीपक जी एक मिनट, आशुतोष भाई एक मिनट, आशुतोष भाई एक मिनट, आशुतोष भाई एक मिनट, पब्लिक डोमेन में पूरी जानकारी है, क्या चली गई पूरी पब्लिक डोमेन में पूरी जानकारी है, डेट के साथ, समय के अनुसार, पासपोर्ट के अनुसार, सब तरह से। एक मिनट मुझे केवल ये बताइए 2015 में ये द हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि दाऊद की इकबाल कास्कर ने थाने की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को कबूला था कि ये जो मजहबी शेख थी ये ज़रीना ज़रीन के नाम से हिंदुस्तान आई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द हिंदू अखबार कह रहा है, इकबाल कास्कर का बयान है। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये जाने, बाकी कांग्रेस पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। एक मिनट दीपक जी, मैं ऊपर वापस आता हूं, वो बात सच है, कहीं डिफेंड नहीं कर पाएगी बीजेपी। नहीं मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आलोक शर्मा जी सुपर इन्वेस्टिगेटर है, ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं इकबाल कास्कर के बयान के आधार पर। चलिए कोई बात नहीं, आरोप लगाने का सबको अधिकार है, व्हाइट पेपर लाना है कि नहीं लाना है, घोटाला आपके टाइम हुआ, इनके टाइम पर गए, दोनों आरोपी अगर हैं तो सवाल यह है कि अगर जो भारत सरकार की कोशिशें हैं उसको किस नजरिए से देखा जाए। अचल मल्होत्रा जी से इसका जवाब लेंगे और उज्ज्वल जी से ब्रेक के बाद। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भगोड़े मेहुल चौकसी की। आज उसकी बात इसलिए क्योंकि भगोड़ा मेहुल चौकसी इस वक्त डोमिनिका के अस्पताल में है या डोमिनिका की पुलिस हिरासत के अंदर है। अगली 1 तारीख तक शायद उसे पुलिस हिरासत में और रहना पड़े क्योंकि उसके ऊपर इलीगल एंट्री का केस चल रहा है। इस बीच डोमिनिका सरकार ने भी एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, कि वो उसे अपने देश में नहीं चाहते। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने कहा है कि वो भी उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। एंटीगुआ के पीएम ने तो साफ साफ कहा है कि वो नहीं चाहते कि भगोड़े मेहुल चौकसी के नाम से उनका देश भारत में जाना जाए, इसलिए डोमिनिका को ही मेहुल चौकसी, भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच लीगल बैटल भी चल रही है, बड़े बड़े लॉयर्स भी लगे हुए हैं। सीधे मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ मुंबई बम कांड 26/11 जैसे केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अचल साहब जुड़े हुए हैं, अचल मल्होत्रा साहब जो कि एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे भी समझेंगे कि यहाँ तक भारत पहुँचा है उसके क्या मायने हैं। उज्ज्वल साहब से भी समझेंगे उनके हिसाब से लीगल ऑप्शंस क्या बनते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, बहुत मुस्कुराया शो के अंदर, और प्रेम शुक्ला जी भी हैं जो दनादन बैटिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आशुतोष भी हैं, अपना एनालिसिस रख रहे हैं। आई एम सॉरी मैं आपकी क्लिपिंग नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा नेट यहाँ पर नहीं चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आशुतोष, इसलिए सबसे पहले अपने एक दर्शक के पास चलूंगा। शंकर जी विश्वकर्मा गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। और शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको भगोड़ों के मामले में क्या सरकार कुछ कर पाएगी? दीपक जी, मेहुल चौकसी को भागे लगभग 3.5 साल हो गए। इसमें पूरा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है। 3.5 साल से वो लगभग भागा है बाहर। इस कोरोना महामारी में सबको अपने जान की चिंता, ऐसे में सरकार उसको पकड़ने की जो कोशिश कर रही है, मैं समझता हूं कि सिर्फ जो है ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर उसको करना था तो बहुत पहले भी कर लेती। दूसरी बात दीपक जी, अगले 8 महीने के बाद 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसमें भी चुनाव होना है। कितनी किरकिरी हुई कोरोना महामारी में प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, सबको पता है। तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के नाम पर, मेहुल चौकसी के नाम पर, वेस्ट बंगाल में फलना के नाम पर ये ध्यान भटकाने की महज कोशिश है दीपक जी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है,
डैमेज कंट्रोल शब्द अच्छा इस्तेमाल किया आपने शंकर जी, इसी लाइन पर बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे एक राय अचल श्रीवास्तव जी की लेनी है। अचल श्रीवास्तव जी, अभी तक की कोशिशों को देखकर क्या माना जाए? आपने कहा एक्सट्रेडिशन एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, एमईए में आप इतने साल काम किए हैं, एमईए के अफसर भी वहां पर गए हुए हैं, जब दो देश कह रहे हैं कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, इसको भारत को सौंप दो, तो भी मामला क्यों अटक रहा है? नहीं, अटका तो ये दीपक जी देखिए वो लीगल रेंगल्स पे अटका हुआ है, क्योंकि इस समय जैसे मैंने पहले भी कहा, जो केस इस समय जो डिसाइड हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि उनकी एंट्री जो है डोमिनिका में लीगल है या इलीगल है। तो पहले तो इस बात का फैसला, आप ये कह सकते हैं कि एक इसमें एक अड़चन आ गई है, वो अड़चन कौन लाया है, जानबूझ के लाई गई है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक बार ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाने के बाद फिर देखना है कि डोमिनिका क्या फैसला लेती है। क्या वो इंटरपोल के रेड अलर्ट के नोटिस के बेसिस पे इसको डिपोर्ट कर देती है, या ये कह के कि एंटीगुआ का नागरिक है तो हम तो उन्हें सौंप देंगे, आगे एंटीगुआ की मर्जी है, जो मर्जी करे। और चूंकि हम एंटीगुआ के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, और आलोक जी मैं ये बता दूं कि उनके साथ हमारा अरेंजमेंट है, ये मेरी जानकारी के हिसाब से विदेश मंत्रालय की, आप उसमें देखिए लिस्ट में जो 11 कंट्रीज हैं उसमें वो लिस्टेड है एंटीगुआ। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहूं, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है तो जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए या अरेंजमेंट होना चाहिए, इंटरपोल के रेड नोटिस पे भी काम हो सकता है। बात यह पॉलिटिकल विल की। अब इसके बाद एक बार जो लीगल हर्डल हट जाएंगी तो इन दो कंट्रीज पे हमारी क्या लीवरेज है और ये अपनी कितनी पॉलिटिकल विल दिखाती हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली छोटी आइलैंड स्टेट्स हैं, कभी कभी ना इनकी ईगो जो होती है वो लार्जर देन लाइफ भी हो जाती है। वो ये नहीं चाहते कि दुनिया ये समझे कि ये बनाना रिपब्लिक्स हैं और किसी प्रेशर में आके इन्होंने इनको छोड़ दिया। बहुत बार ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे साथ आए हैं। अभी आप देख लीजिए डॉक्टर जाकिर नायर के केस में क्या हो रहा है मलेशिया में, वो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस रीजन की वजह से कोई काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं जो लीगल से हट के होते हैं, मैं इन्हें एक्सट्रेनियस रीजंस बोलता हूँ। तो इस केस में भी ये बहुत सारे एक्सट्रेनियस रीजंस पैदा हो गए हैं। एक तो यही है कि वहां की ये पॉलिटिकल डायमेंशंस हो गई है, ऑपोजिशन वर्सेस। मैं सीधे उज्जवल जी से समझता हूं। जी एक्स्ट्राडिशन के कई सारे केसेस उज्जवल जी आपने देखे, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तान के थे। अबू सलीम जैसा बंदा भारत भी आया और एक यूरोपियन कंट्री से आया। मुझे बताइए आपको मेरिट के आधार पर क्या लगता है, लीगली देखने के बाद, फाइल पढ़ने के बाद, क्या भगोड़ा मेहुल चोकसी वापस आ सकता है? और क्या इसके पीछे जो आरोप लग रहा है कि सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं है, आपको सरकार की पॉलिटिकल विल दिखाई देती है? दीपक जी पहले तो मैं साफ करना चाहता हूँ, गुलशन की मैटर में एक्सट्रेडिशन के लिए मैं खुद लंदन गया था नदीम पेशी। वहां बोस्टिक मैंने कह दिया कि नदीम के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है, भारत उसको ले जा सकता है। नदीम ने अपील कर दी हाईकोर्ट में और उसने एक अलग पवित्र रखा कि भाई आई विल बी रिलीजियसली, मुझे बायस किया जाएगा और इसलिए मुझे एक्सट्रेडिट मत किया। लंदन हाईकोर्ट ने उसके तरफ से दलील पेश की। मैं ये जरूर मानता हूं कि एक्सट्रेडिशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। आमतौर पर आम आदमी को ऐसा लगता है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बाद तुरंत कोई भी भगोड़ा अपने देश में वापस आ सकता है। नहीं, वहां प्राइमा फेसी केस, उस देश का कानून से हमारे यहाँ जो गुनाह करता है वो गुनाह उस कानून से होता है कि नहीं, वो फॉरेन कंट्री का कोर्ट एग्जामिन करे, ऐसे कई मामले उसमें रहते हैं। तो ये जो एंटीगुआ है और हमारे में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, चोकसी में जब भारत सरकार की तरफ से एंटीगुआ पे गुहार लगाई गई कि भाई उसने आपका जो नागरिकत्व स्वीकार लिया है वो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, इसलिए उसको नागरिकत्व कैंसिल किया। इस पूरी इंक्वायरी को चोकसी ने चुनौती दी और एंटीगुआ के कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। यानी आज ऐसा है कि एंटीगुआ में जो चोकसी की नागरिकत्व की जो छानबीन चल रही थी उसे पूरे तरह से स्टे मिल गया है। और उसके बाद चोकसी जो अभी डोमिनिका में मिला है, जो इलीगल उसकी एंट्री है, डोमिनिका और हमारे में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर भी जो डिप्लोमेटिक चैनल के रिलेशन अच्छे होने के कारण हमारा जो पथक भारत सरकार का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ दलील पेश की जा रही है वो कही जा रही है कि भाई ये हमारा नागरिक है,
सेक्शन 9 के मुताबिक टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप जो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें जो सबसेक्शन 2 जो कह रहा है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि उसकी छानबीन करे, इंक्वायरी करे। इस बैकग्राउंड पे हमने देखना ये है कि एंटीगुआ के गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने पहले डिसीजन लिया था, आज उनका फुल कैबिनेट ने उसको बैकअप कर दिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ एंटीगुआ ने ये डिसीजन कर लिया है कि भाई उसे हम नहीं लेंगे, उसे हम डोमिनिका से भारत भेजना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एंटीगुआ के गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लेने के बाद जो एंटीगुआ में उसकी हियरिंग चल रही है सिटीजनशिप की, क्या उसको कुछ धक्का पहुंच सकता है? क्या एंटीगुआ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है जुडिशरी को अंधेरे में रख के, एंटीगुआ की जुडिशरी का? ये सवाल अलग तरीके का है। आज अहम सवाल ये है कि डोमिनिका में जो उस चोक्सी को पकड़ा गया है उस पर एक ही आरोप है कि तूने इलीगल एंट्री की है, हमारे कानून के मुताबिक गुनाह है। अब चोक्सी कह रहा हूँ मुझे भगा के लेके आए और लड़की के साथ लेके आए, इस तरह से उसकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन डोमिनिका का कोर्ट करेगा नहीं, और चाहे चोक्सी कितनी बार कह दे। और मुझे लगता है यहाँ डिप्लोमेटिक चैनल का काम आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चोक्सी को डोमिनिका से डिपोर्ट किया जाए इंडिया। आपको पूरी उम्मीद है चौकसी को डिपोर्ट किया जाएगा? तेजस्वी सिंह, मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई हैं कि उनसे पूछते हैं, जानते हैं तेजस्वी, हमारे एक दर्शक ने अभी अभी कहा था कि मुझे ये डैमेज कंट्रोल लगता है मोदी सरकार को, आपको भी लगता है क्या? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह से सजग है, और हम किसी भी अपराधी को अगर पकड़ के लेके आते हैं तो उस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। तो हमें सरकार की खामियों को ही देखते रहने की बजाय कभी ना कभी सकारात्मक दिशा में भी सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपनी दिशा में काम अच्छा उसने किया, और इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके चलनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट फेल भी रही है, लेकिन इस मामले में तो मुझे लगता है उन्होंने अच्छा किया है जो भी किया। जो भी क्या अच्छा किया। सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, हमने काफी पर्सपेक्टिव सुने जनता के, दोनों तरफ के सुने। उज्जवल जी को लगता है कि बड़ा पॉजिटिव केस है ये होने का, हमने डिप्लोमेसी को इतना साथ में कवर किया है, क्या इस पोजीशन पर डोमिनिका और एंटीगुआ जैसे देश भारत की डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल है। डोमिनिका, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। डोमिनिका जिसकी आबादी सिर्फ 71,000 है, यानी दिल्ली के एक मोहल्ले के बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनिका हमारे सामने पूरी तरीके से झुक जाएगा। एक सॉवरेन रिपब्लिक है अपने आप में। तो ये भारत सरकार की विदेश नीति, डोमिनिका से हमारे संबंध, उस पर निर्भर करता है। डोमिनिका चाहे तो वो हम कोर्ट में मामला सुलटने के बाद उनको भेज सकता है हमारे पास, और अगर किसी युगों की बात आ गई तो शायद नहीं भी भेज सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डोमिनिका में कोर्ट में मामला नहीं फंसा तो डोमिनिका से उसको भारत को एक्स्ट्राडाइट करने में ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। अगर कोर्ट ने अगर कुछ दिक्कत पैदा कर दी, एंटीगुआ की कोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये मामला सिर्फ डोमिनिका का नहीं है। डोमिनिका में अगर मान लीजिए वो कन्विक्ट भी हो जाता है तो ये भी सवाल होगा कि जो कन्विक्ट हुआ है क्या उसके आधार पर उसको वहां पे सजा मिलेगी? क्या वो साल, 2 साल, 3 साल, क्या उसको सजा काटने के बाद फिर उसको डिपोर्ट करेंगे, या उस सजा काटने के पहले ही उसको यहाँ ठीक है आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं? ये कई सवाल हैं इसमें। फिर एंटीगुआ, क्या अगर एंटीगुआ कहता है कि भाई हम उसको नहीं ले जाएंगे, लेकिन इनके वकील फिर कहेंगे कि नहीं भाई ये भारत का नागरिक नहीं है, ये तो एंटीगुआ का नागरिक है, तो भारत को ये साबित करना पड़ेगा कि दरअसल ये एंटीगुआ का नागरिक नहीं बल्कि भारत का नागरिक है, इसलिए आप डिपोर्ट करेंगे। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको भारत क्यों डिपोर्ट करें? तो ये लीगल मामला बहुत ज्यादा है। अनिल कुंबले की फिरकी की तरह बात कर रहे हैं आशुतोष, आज बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। चारों चीजें आपने बॉल घुमा दी आज, लेकिन इसी बात को लेकर आभा सिंह जी और उज्जवल निकम जी हाथ उठा रहे हैं। उनके पास चलूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल कमेंट लूंगा दोनों। दीपक की बड़ी साफ बात है, ही इज एन इकोनॉमिक ऑफेंडर। मेहुल चौकसी एक गुनाह करके गए हैं और इसीलिए इंटरपोल ने रेड अलर्ट नोटिस जारी किया है। और ये कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है कि उनको हिंदुस्तान लाया जाएगा, वो कहीं पॉलिटिकल उनके ऊपर चार्जेस हैं, कुछ नहीं। सिंपल, ही इज एन इकोनॉमिक ऑफेंडर, अ फ्यूजिटिव, और इंटरपोल का रेड अलर्ट है। तो उसको देखते हुए डोमिनिका उनको वहां से भेज सकता है, क्योंकि कल अगर कोई आतंकवादी तीसरी कंट्री में पकड़ा जाता है तो उसको क्या आप जहां उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है वहां भेजेंगे जिस कंट्री का वो है, या आप उसकी वापस जहां सिटीजनशिप है? इशू इज ही इज अ क्रिमिनल। और जब हम रेड अलर्ट
इशू हो चुका है इंटरपोल से, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। दो कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। और इनकी जैसे पहले बात हो रही थी, भारत ने इनकी सिटीजनशिप सरेंडर अभी तक मानी नहीं है, तो इनको हिंदुस्तान लाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि डोमिनिका इनको हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट करेगा। दीपक भाई, एक छोटी सी बात है उज्जवल निकम साहब से पूछना चाहूंगा। आपको लगता है, लेकिन आशुतोष को भी यही लगता है, आशुतोष को भी यही लगता है, लेकिन आशुतोष कहेंगे नहीं क्योंकि शायद एक छोटा सा उनको लग रहा है कि मोदी सरकार इसमें क्रेडिट ले जाए। क्यों आशु? नहीं, देखिए छोटा सवाल है जो उज्जवल निकम साहब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर डोमिनिका की अदालत में ये मुकदमा चल रहा है कि डोमिनिका के कानून का उसने उल्लंघन किया है, अगर ये चल रहा है, अगर वहां की कानून के मुताबिक अगर उसका कन्विक्शन होता है, तो क्या उसको डोमिनिका में उस कन्विक्शन को पूरा करने का मौका मिलेगा या उसके पहले भेज दिया जाएगा? ये उज्जवल निकम साहब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी आशुतोष जी, जब वो देश का नागरिक ही नहीं है तो कन्विक्शन कैसे होगा? मुझे बताइए उज्जवल जी। हाँ दीपक जी, मैं बता रहा हूँ, हमारा देश का कानून चाहे वो एंटीगुआ का हो या डोमिनिका का, अगर कोई भी मुल्जिम को उस गुनाह करने के बाद अगर सजा होती है, तो सजा होने के बाद उस सजा को चैलेंज करने का अधिकार वो मुल्जिम को तो है। लेकिन समझो, मान लीजिए कि इसको चौकसी को सजा हो गई कि तेरी इलीगल एंट्री है, 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने, फिर उसके बाद जो अधिकार है वो सरकार को है। सरकार वो सजा वेव करके डिपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट का प्रोविंस है, गवर्नमेंट का अधिकार है। लेकिन चौकसी इस सजा को भी चुनौती दे सकता है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर हमारे अच्छे हैं तो उतना उसको वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमिनिका गवर्नमेंट ने यह ठीक है, एक ट्वीट कर उसका पब्लिक प्रोजेक्ट कह दिया है कि उसे भारत में सौंपा जाएगा। जी आशुतोष जी, ठीक है, 30 सेकंड डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों कह चुके हैं भारत को सौंपा जाए। आलोक शर्मा जी, आप भी आप कहेंगे मोदी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है घपला आपके टाइम हुआ, भागे इनके टाइम, मानता हूं, पर दोनों के ऊपर सवाल बनता है। दीपक जी, आप ही जज हैं, आप ही को पता होगा डेट। 30 सेकंड मुझे क्लोज करना है आलोक जी, मैं ज्यादा एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहता हूं। नहीं, मुझे लगता है डोमिनिका जो कंट्री है वहां तो डिपोर्टेशन का केस ही नहीं है अभी, तो वहां से कैसे आ जाएगा? आप मोदी करते रहिए बैठ के यहाँ पर। एंटीगुआ के पीएम और कैबिनेट ने कह दिया इसको भेज दो वहीं पर। अरे 3.5 साल से तुम्हारा वो जमाई बन के वहां बैठा था, तब क्यों नहीं भेज दिया आप लोगों ने? क्या आप लोग बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस कोई लॉजिकल यूज ही नहीं कर रहा है, बैठ के बस मोदी की माला जप रहे हैं हम यहाँ। क्या डोमिनिका के यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन का केस शुरू हो गया है? प्रेम शुक्ला जी क्लोजिंग कमेंट, प्रेम शुक्ला जी क्लोजिंग कमेंट। मुझे लगता है लाला राम, देखिए जितने भी भगोड़े हैं, अपराधी हैं, हर अपराधी और भगोड़े को दंड दिलाना यह हमारा वैधानिक और संवैधानिक दायित्व है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में ना तो चाची 420 बचेंगी, ना मेहुल चौकसी बचेंगे, ना नीरव मोदी बचेंगे, ना विजय मल्ल्या बचेंगे, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह विजय मल्ल्या की प्लेन का उपयोग आदरणीय मोदी जी नहीं करते हैं। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी विजय मल्ल्या के प्लेन का अपग्रेडेशन किंगफिशर एयरलाइंस में कराती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के फोन से उनको लोन मिलता था। ये इस तरह की गतिविधियां तो होती नहीं मोदी जी की सरकार का पैसा, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो है, ठीक है, मैं आप दोनों को यही रोकूंगा। मेरे पास आज वक्त इतना ही है, हमको फिर इस मुद्दे को डिस्कस करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करूंगा सभी मेरे साथ होंगे, आप सब जुड़े, आप सब ने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं बताता हूँ दर्शक क्या सोचते हैं। दर्शक क्या सोचते हैं कि ये मोदी की राजनीतिक जीत होगी अगर मेहुल चौकसी का वापस भारत आ जाता है। 67% लोगों का मानना है हाँ और 33% लोगों का मानना है नहीं। फिलहाल एक ब्रेक।